आज का पहला प्रश्न है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो उस काल को कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राग ऐतिहासिक काल। लिखित विवरण उपलब्ध होने के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल और दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वो काल होता है, यानी इतिहास का वो भाग होता है जिसका कोई भी लिखित विवरण उपलब्ध ना हो। आद्य ऐतिहासिक काल वो काल होता है जिसमें लिखित विवरण तो उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को देखिए, उसका लिखित विवरण उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। और तीसरा होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो काल होता है, यानी इतिहास का वो समय होता है जिसका लिखित विवरण भी उपलब्ध है और आज हम उसको पढ़ सकते हैं। जैसे आपकी आर्य सभ्यता के बाद का जो भी काल है, यानी आर्य सभ्यता को लेकर उसके सारे लेख को आज पढ़ा जा सकता है, इसलिए उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, अतीत का। इतिहास के तहत अतीत का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में इतिहास वो होता है जो अतीत की घटनाओं को या उससे संबंधित घटनाओं का काल क्रमानुसार अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुत्ता। आदि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। वास्तव में कुत्ते को पालतू मध्य पाषाण काल में बनाया गया था। कभी कभी प्रश्न ये भी आता है कुत्ते को पालतू किस काल में बनाया गया था, तो आपका उत्तर हो जाएगा मध्य पाषाण काल में। आदि मानव ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया और इस कुत्ते को मध्य पाषाण काल में पालतू पशु बनाया था। अगला प्रश्न है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेरोडोटस। प्रथम यूनानी इतिहासकार, या कभी कभी इनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इतिहास का पिता या प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस थे। इन्होंने हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। अब अगला प्रश्न देखिए, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य पाषाण काल। वास्तव में पत्थरों के औजार बनाने के आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में आते हैं। पूरा पाषाण काल वो काल होता है जिसमें मनुष्य ने पत्थरों को औजार के रूप में प्रयोग करना तो शुरू किया था, लेकिन वो औजार बेडौल थे, यानी मनुष्य जिस पत्थर को पाता था उसी को औजार के रूप में प्रयोग कर लेता था। उस काल को पूरा पाषाण काल कहा गया। दूसरा है मध्य पाषाण काल। जब मनुष्य ने पत्थरों को तोड़ तोड़कर नुकीला बनाना शुरू किया, यानी उन पत्थरों को छोटा बनाना शुरू किया और अपनी आवश्यकता अनुसार उनको प्रयोग करने लगा, तो उस काल को कहा जाता है मध्य पाषाण काल। तीसरा काल आता है नवपाषाण काल। इतिहास का वो भाग जहां मनुष्य ने पत्थरों को नुकीला तो किया और साथ ही साथ में उसमें हत्थे लगाने लगे। जैसे कुल्हाड़ी में हत्थे लगे होते हैं, ऐसे वो पत्थरों में हत्थे लगाकर उसका औजार के रूप में प्रयोग करने लगा मनुष्य, तो उस काल को नवपाषाण काल कहा गया है। यहां महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आता है, आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई, लेकिन आग का प्रयोग मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ। कुत्ते का पहला पालतू पशु कुत्ता था जिसको मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, कृषि की शुरुआत, ये सब नवपाषाण काल में हुई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। सही उत्तर है ऑप्शन डी, तांबा। मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया। इसका कारण क्या था? तांबा एक तो बहुत कम अभिक्रियाशील है, दूसरे तांबा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध भी है, इसलिए मनुष्य ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग करना शुरू किया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व में हुआ था। और यहां एक बात और ध्यान रखने वाली है, शक संवत जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, इसका प्रारंभ 78 ईस्वी में हुआ था।
विक्रम संवत का प्रारंभ उज्जैन के एक राजा थे विक्रमादित्य, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। उन्होंने विक्रम संवत का प्रारंभ किया था और शक संवत का प्रारंभ कुषाण शासक कनिष्क ने किया था। विक्रम संवत और शक संवत में 135 वर्ष का अंतर है। अगला प्रश्न देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा जाता है? सबसे पहले आप ये जानिए प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है। इतिहास का वो भाग यानी इतिहास का वो समय जहां लिखावट की कोई सामग्री उपलब्ध नहीं था, यानी लिखावट का लेखनी का कोई विवरण उपलब्ध नहीं था, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। और ये किस संस्कृति से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाषाण संस्कृत। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण संस्कृतियों को रखा जाता है, क्योंकि पाषाण संस्कृतियों के समय भी लिखावट का विकास नहीं हुआ था, इसलिए पाषाण संस्कृतियों को प्रागैतिहासिक संस्कृति के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, कनिष्क के समय में। शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। यहां ध्यान रखिएगा, ये इसको शक संवत नाम दिया गया है, लेकिन वास्तव में कनिष्क कुषाण शासक था। अगला प्रश्न देखिए, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, गेहूं। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल गेहूं थी। यहां ध्यान दीजिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं सबसे पहले गेहूं का साक्ष्य सबसे पहले मेहरगढ़ में मिला था। अगला प्रश्न देखिए, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में शुरू हुई थी। यहां ध्यान दीजिएगा, विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईस्वी ईसा पूर्व में हुई थी, जबकि शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी। शक संवत कनिष्क शासक के समय में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता कब बना? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नवपाषाण काल में। मनुष्य नवपाषाण काल में खाद्य पदार्थों का उत्पादक और उपभोक्ता बना। यहां ध्यान दीजिएगा, लेखन सामग्री के इतिहास को दो भागों में बांटा जाता है, दो तरीके से बांटा जाता है। पहला है लेखन सामग्री के आधार पर बांटा जाता है और दूसरा है औजारों के आधार पर बांटा जाता है। लेखन सामग्री के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा भाग है ऐतिहासिक काल। औजारों के आधार पर इतिहास को पहले 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पाषाण काल और उसके बाद आता धातु काल। यानी जब औजार पत्थरों के होते थे तो वो पाषाण काल कहलाता था, और जब औजार धातुओं के बनने लगे तो वहीं से धातु काल की शुरुआत हो जाती है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और ध्यान रखिएगा सभी महत्वपूर्ण है, और तीसरा है नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल वो काल होता है जिसमें औजार बेडौल थे, उस समय मनुष्य पहाड़ों पर रहता था। मध्य पाषाण काल की खास विशेषता है, मनुष्य धीमे धीमे मैदानों की तरफ से बढ़ना शुरू हो गया। इस समय आग की खोज पूरी तरह से हो चुकी थी। मनुष्य ने आग का प्रयोग करना सीख लिया था, इसलिए उसका जानवरों का भय भी कम हो गया था, और साथ साथ में वो गुफा में रहना भी शुरू कर दिया था। और कुत्ते का प्रयोग करना, यानी कुत्ते को पालतू बनाया मनुष्य ने मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण काल में मनुष्य पूरी तरह से मैदानों में आ गया था। मैदानों में आने के कारण कृषि करना शुरू किया गया था, इसलिए उत्पादक बन गया था और साथ साथ में उपभोक्ता बन गया था। और मैदानों में आने के कारण ही मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, और उसके साथ ही साथ जो उस समय औजार थे हथियारों के, उसमें हत्थे लगने लगे थे। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यहां सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत 319-20 ईस्वी में की थी। उस समय जब उसका राज्यारोहण हो रहा था, और साथ ही साथ जब उसने महाराजा की उपाधि धारण की थी, महाराजाधिराज की, उसी समय गुप्त संवत को प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पुरातत्वविद हड़प्पा उत्खनन से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, दयाराम साहनी।
दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, आदि ऐतिहासिक काल। इतिहास का वो भाग जिसमें लेखन सामग्री तो उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, उस काल को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लेखन सामग्री उपलब्ध है उसको आज हम नहीं पढ़ सकते या आज पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है।